हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है क्या, रविवार है। रविवार को हम क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे लेखपाल का। ठीक है, फुल लेंथ का हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें हमारा जीके जीएस होगा, ग्रामीण परिवेश होगा और प्लस हमारा क्या होगा, हिंदी होगी। ठीक है, मैथ भी है। तो मैथ की हमारी सुबह 8 बजे पर डे क्लास चलती है। तो आज मैथ की नहीं होगी, सोमवार से मैथ की क्लास हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। HCF LCM का वो एक पार्ट हो गया है हमारा, 3-4 पार्ट में LCM और HCF खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? पार्ट ए भुवन, बी का गृह, सी घर, डी हमारा क्या है, गे। तो गृह, घर और गे ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये हमारे घर के क्या है, एक तरह से पर्यायवाची। लेकिन भुवन किसका पर्यायवाची होता है? तो संसार का। भुवन किसका पर्यायवाची है? संसार का। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा डी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं। 2 से 3 निर्देश दिए गए हैं, पढ़िए। देखिए क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक वाक्य के गहरे काले छाप शब्दों को विलोम हमें पूरे में क्या करना है, विलोम को फिल करना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि लोग दुर्बल को ही सताते हैं। तो हमें दुर्बल का क्या देखना है, दुर्बल का क्या देखना है हमें, विलोम। तो दुर्बल का विलोम क्या होता है, साहसी होता है, धनवान होता है, सबल या समर्थ होता है। तो क्या होता है, तो सबल होता है। तो लोग दुर्बल को ही सताते हैं, यहाँ क्या फिल हो जाएगा, सबल। सबल के सामने किसी की दाल नहीं गलती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी हमें क्या, विलोम है। स्वार्थ का जीवन बहु तेरे जीते हैं। इसका जो विलोम क्या होगा, स्वार्थ का। परमार्थ होगा, परकीय होगा, पारदर्शी होगा या प्रतिकार होगा। तो क्या होगा, स्वार्थ का। तो परिमार्थ होगा। क्या होगा, परिमार्थ। परिमार्थ इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इनमें सही अक्षर विन्यास का शब्द है। सही अक्षर विन्यास का शब्द है, बताइए क्या, उपस्थित है, अनुपस्थित या उपस्थित है। बताइए क्या है, मतलब सही वर्तनी किसकी है। ठीक, सही वर्तनी। तो ये तो हमारा गलत है, ऐसे उपस्थित अनुपस्थित, ये हमारा क्या, उपस्थित हमारा इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए चलते हैं, एकदम सिलेबस की वेस्ट पे है, एकदम इधर उधर थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं जिसमें विकार होता है? उसे संज्ञा हो गई, संज्ञा शब्द जितने होते हैं, सर्वनाम हो गए, और कौन सी हो गई, विशेषण हो गया और क्रिया। ऐसे हमारे क्या है, विकारी शब्द हैं। ठीक, क्या है, विकारी है। ठीक, चलिए तो इसमें कौन सी है, इधर उधर यहाँ वहाँ, ये सब हमारे क्या है, ये सब अविकारी शब्द है। हाथी क्या है, संज्ञा है, एक संज्ञा है। तो हाथी हमारा क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अभिषेक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये हमारा क्या है, अभिषेक हम ऐसे लिखते हैं, अभिषेक। ठीक, और अभिषेक यहाँ भी है तो ये भी गलत है, अभिषेक ये भी गलत है। तो ये वाला हमारा क्या है, अभिषेक। डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। विस्तार हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। ठीक, विस्तार हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा हमारा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। क्या बताना है इसमें, बताइए। रेखांकित शब्द का क्या करना है, प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त। तो पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा क्या माना जाता था, संकेतक। तो कपोत का पर्यायवाची बताना है, यहाँ रेखांकित नहीं किया। कपोत किसका पर्यायवाची है, कबूतर का। किसका है, कबूतर का है। ठीक, कबूतर का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द अच्छे चरित्र वाले को क्या बोलते हैं? जिसका चरित्र अच्छा होता है उसको, जिसका चरित्र खराब उसे चरित्रहीन बोलते हैं। अच्छे चरित्र वाले को क्या बोलते हैं, चरित्रवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरित्रवान बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बताइए फटाक से।
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन की। धरणी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। तो धरणी किसका पर्यायवाची है एक तरह से, तो हमारा पृथ्वी का क्या है, पर्यायवाची है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है, पर्यायवाची। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको लेखपाल में। ठीक, चलिए आई चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त। कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं, बहुयज्ञ बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिक तो बोलते नहीं हैं, तत्वचिंतक तो बोलते नहीं, बहुभाषाविद बोलते हैं या बहुयज्ञ बोलते हैं। बताइए जल्दी, ये क्या हो जाएगा, तो बहुभाषाविद बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या बोलते हैं, बहुभाषाविद बोलते हैं। ठीक, चलिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष वर्ण, घोष या सघोष, बताइए। घोष तो हमारा क्या है, हाँ हमारा क्या है, घोष वर्ण है। क्या है, घोष वर्ण है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है। वह व्यंजन, वह क्या होता है, वह किसे बोलते हैं आप, तो वह हम जो है दंत प्लस ओष्ठ दोनों से बोलते हैं। किसे बोलते हैं, दंत प्लस ओष्ठ दोनों से बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सही वर्तनी क्या इसमें बताना है, शुद्ध वर्तनी बताना है। घर के आसपास संस्थान, ये हमारा क्या गलत है, संस्थान हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, संस्थान तो हमारा कहाँ लिखा गया है, तो हमारा बी पार्ट में लिखा गया है। संस्थान बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक, 15 से 17 दिए गए गद्यांश पर आधारित क्या है, प्रश्न के उत्तर हैं। इनका क्या करिए, उत्तर देना है। ठीक है, पढ़िए पहले। आज हम एक क्या हैं, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति में क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिति पा चुके हैं। राष्ट्र की अनिवार्य विशेषता में दो हमारे पास हैं, भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक की एकता। परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को अपना परिचय देता है। बहुभाषा भाषी देश तो और भी अनेक हैं, परंतु उनकी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की तुलना में भारत विषम पराधीनता को झेलता रहा है। हमारी स्वतंत्रता भी आंधी तूफान के समान नहीं आई। वहाँ तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सांस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई। हमें यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया कि कोई विजित देश पर राजनीति प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न अस्थायी है। घटनाएं संस्कार में चिर जीवन पाती और संस्कार के अक्षय में क्या हो जाती है, शिक्षा साहित्य कला आदि दीर्घकाल से विदेशी भाषाओं हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं, यह हमारे वह हमारे विद्वान और संस्कृत होने का प्रमाण भी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हम में से अनेक उसके भाव को जीवित रहने की कल्पना से शिहर उठते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। पर रोग की अस्थाई को अस्थाई मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं होती है। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए उनके मनोजगत को मुक्त करना होगा और वह कार्य विशेष प्रत्यत्न साध्य, क्योंकि शरीर को बांधने वाली श्रृंखला से आत्मा को जकड़ने वाली श्रृंखला अधिक दृढ़ होती है। ठीक, इस अनुच्छेद में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन है, इसमें क्या बताया गया है, ऊपर देखिए, स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, बहुभाषी देश, यहाँ क्या बहुभाषी देश के बारे में क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, इसका पार्ट हमारा कौन हो जाएगा, 15 का सी पार्ट इज द राइट। हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित न हो सकने का क्या है, प्रमुख कारण यह है कि यहाँ हम दीर्घ काल तक पराधीन रहे हैं। क्या हम बहुभाषी की तुलना में अविच्छिन्न स्वतंत्रता की तुलना में भारत विषम पराधीन झेलता रहा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, तुलना में पराधीनता को क्या किया, झेलता रहा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। ठीक, तो 16 का कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट इज द दीर्घ काल तक हम क्या रहे, पराधीन रहे। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक है। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए क्या है,
नागरिकों के विदेशी भाषा की मानसिकता से क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारा 18। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द, मतलब एक सजातीय है, विजातीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। सीता, शिवाजी, राम, मारीच, कौन अलग है बताइए। सीता जी, शिवाजी, राम, मारीच में कौन अलग है? तो इसमें मारीच, राम और सीता जी ये तीनों लोग रामायण के क्या हैं, पात्र हैं। ठीक है, रामायण के क्या हैं, पात्र हैं। शिवाजी इसमें क्या है, अलग हैं। शिवाजी इसमें क्या है, अलग है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है, ऐसी जीविका जिसका कुछ गैर ठिकाना ना हो। बताइए, ऐसी जीविका जिसका कुछ गैर ठिकाना ना हो, क्या हो जाएगा? ऐसी जीविका जिसका कोई गैर ठिकाना ना हो तो उसे आकाश वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। क्या कहलाता है? आकाश वृत्ति कहलाता है। याद रहेगा ना, ऐसी जीविका जिसका कुछ गैर ठिकाना ना हो। 20 देखिए, मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है। मरणासन्न अवस्था वाले के लिए एक शब्द है, क्या? मैं मर्त्य बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? मैं मर्त्य बोलते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 हमारा क्या कर रहा है, नीचे दिए गए काले शब्द के 4 संभावित तात्पर्य दिए गए हैं। सही, लौकिक, लौकी से बना, पकड़ लिया गया। सी क्या? एक समान दिखने वाला। जो इस लोक की बात करता है उसे क्या कहते हैं? लौकिक कहते हैं। ठीक, जो इस लोक की बात करे उसे क्या कहते हैं? लौकिक। डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 दिए, प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्प तत्सम हमें इसमें निकालना। चित्रकार, तत्सम जो होते हैं संस्कृत शब्द होते हैं। तांबा, नहर, मानिक, तो इसमें क्या होगा? चित्रकार हमारा क्या होगा? चित्रकार हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। इसका जो तद्भव होता है चितेरा होता है। क्या होता है? चितेरा। याद रखिएगा, इसका तद्भव क्या होता है? चितेरा होता है। सिपाही, घुड़सवार, योद्धा और दहीन, तो हमारा क्या होगा? 23 में क्या होगा? योद्धा। योद्धा हमारा क्या है? तत्सम है। योद्धा क्या है? तत्सम है। ठीक, योद्धा हमारा क्या है? तत्सम है। कस्तूरी शब्द का स्त्रीलिंग, कस्तूरी शब्द का लिंग बताइए। कस्तूरी शब्द का लिंग, कस्तूरी शब्द कौन सा लिंग है बताइए, जल्दी बताइए। 24 में कस्तूरी शब्द क्या है? अच्छी कस्तूरी, तो हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। अच्छा, अच्छी लगा के हम चेक कर लेते हैं स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है। ठीक, जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम क्या है? जो सोएगा वो खोएगा, तो क्या है इसमें? पुरुषवाचक है नहीं, निजवाचक है नहीं, मध्यम पुरुष है नहीं, तो हमारा कौन सा बचा? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हिंदी हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद हमारा क्या? मैथ ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैथ की क्लास चल रही है तो मैथ को हम, जिसको करना है वो कर सकता है मैथ का। ठीक, मैथ यहाँ हम नहीं कराएंगे, सीधे क्या ग्रामीण परिवेश और जीके जीएस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक, चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी बताइए? वीर सावरकर ने, उधम सिंह ने, या जो है भगत सिंह, या चंद्रशेखर आज़ाद, किसने की थी? जल्दी बताइए आप लोग। 51 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना जो भगत सिंह द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1928 में इसकी स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1924 में इसकी जो है सिर्फ सोशलिस्ट शब्द को यहाँ इन्होंने जोड़ दिया। और 1924 में जो है इसको चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सान्याल द्वारा जो है क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका है? नेहरू क्या है? राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना क्या है? राजनीतिक। बताइए कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा? तो हमारा कौन, यह जो है किसने कहा था? मौलाना आज़ाद जी ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनके कहते हैं, इनकी एक पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, इन्होंने इस कथन को कहा था। सरदार वल्लभ पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम एकीकरण का, इन्हें भारत के एकीकरण का जनक कहा जाता है। लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है भारत के। इनके नाम पे सरदार पटेल एक स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम, इस स्टेडियम का नाम चेंज करके जो है
नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। गांधी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। करो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन समझौते में जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, इसको तो रोकने का समझौता हुआ नहीं था। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो ये समझौता जो 1931 में हुआ था। 1931 में यह समझौता हुआ, तो सविनय अवज्ञा जो 1930 में चल रहा था इसी को रोकने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। स्वदेशी कब हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54। जैन धर्म का आधारभूत क्या था? कर्म था, निष्ठा था, अहिंसा था या विराग था? बताइए जल्दी। तो हमारा क्या था? अहिंसा था। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव जी इसके क्या थे? 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे, ऋषभ देव थे। इनका जो चिन्ह था वो क्या था? वृषभ था। वृषभ का मतलब बैल। ठीक, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय जो हमारा खिलाफत आंदोलन हुआ था इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? महात्मा गांधी जी को। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया है। ठीक है, इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का क्या किया गया? समर्थन किया गया। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 56। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बढ़ जाती है। आवृत्ति क्या रहती है? समान रहती है। क्या रहती है? आवृत्ति समान रहती है। इसमें क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति क्या रहती है? समान रहती है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? ध्वनि की व्यतिकरण कहलाती है, अनुनाद कहलाती है, अनुरण कहलाती है या परावर्तन कहलाती है? जल्दी बताइए। तो ये हमारी क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरफियरेंस या व्यतिकरण कहलाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आइए 58। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है? अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। तो यह नियम किसका है? बताइए जल्दी बताइए। 58 का। 58 में यह किरचॉफ का नियम है। किसका है? किरचॉफ का लॉ है। ठीक है, किरचॉफ का नियम है। इसमें क्या होता है? E इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्टली T की पावर 4 के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट 59। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? संट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है। संट एक अत्यंत ही अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है। संट उच्च धाराओं से धारामापी रक्षा करता है। ठीक है, तो यह क्या श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। ठीक है, एक क्या होता है? धारामापी श्रेणी क्रम में संट लगा करके अमीटर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? श्रेणी क्रम में लगा करके क्या किया जाता है? एक अमीटर बनाया जाता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला 60 हम लोग समझा। O इक्वल टू O में किस प्रकार का बंध है? O इक्वल टू O में किस प्रकार का बंध है? तो यह एक सहसंयोजक बंध है। क्या है? सहसंयोजक बंध है। क्या है? द्वि सहसंयोजक बंध है। ठीक है, एकल नहीं है, द्वि सहसंयोजक बंध है। आइए चलती है नेक्स्ट। एक वर्णांध पुरुष के सामान्य महिला से विवाह करता तो वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, उसकी पुत्रियों में या किसमें? बताइए। एक वर्णांध पुरुष वर्णांधता महिलाओं से विवाह करता तो वर्णांध के लक्षण उसकी पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। किसके? पुत्रियों के पुत्रों में क्या होंगे? पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। ठीक है, चलिए ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। मॉनिटर की स्क्रीन पर, जो मॉनिटर हमारा होता है उसकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? रिफ्रेश रेट, कलर डेप्थ, व्यूइंग साइज या रेजोल्यूशन? बताइए क्या बोलते हैं उसको? 62 का क्या हो जाएगा? तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय,
भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधानमंत्री कार्यालय। बताइए क्या करता है, इसका जो है काम जो है कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, क्या करता है, भारत में सिक्कों की ढलाई जो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। ठीक है, जो हमारी इसमें चार क्या हैं, एक हमारी नासिक में जो है नोटों की क्या करता है, नासिक प्रेस में क्या होता है, नासिक जो कहाँ महाराष्ट्र में है। ठीक, यहाँ भी सिक्कों की ढुलाई होती है। एक देवास प्रेस मध्य प्रदेश में, यहाँ नोट बनती है। मैसूर प्रेस है कर्नाटक में जो है। एक सालबोनी प्रेस है पूर्वी भारत में, जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा प्रोसेसर में एक क्या होता है, एक कंट्रोल यूनिट और एक क्या होता है, एक कंट्रोल प्रोसेसर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट रहता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। क्या होता है प्रोसेसर में, क्या होता है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या राजस्व घाटा या आय व्यय घाटा। बताइए कौन सा है, फटाफट बताइए। 65 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं देख रहा हूँ कौन सा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, राजकोषीय, सबसे अधिक घाटा राजकोषीय घाटा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है। आर्थिक उदारी मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव या फिर कोई और। बताइए, तो पीवी नरसिम्हा राव जो है तब किए थे 1992 में। यह घटना 1991-92 की है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, जो पीवी नरसिम्हा राव, और जो है वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को हमको क्या करना, मैच करना है। भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में, तो यह आर्टिकल कितने में है, अनुच्छेद 148 में। वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग किस में है, 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण एवं और जो है डी हमारा संघ लोक सेवा आयोग किस में है, तो संघ लोक सेवा आयोग बताइए किस में है, फटाफट बताइए। तो हमारा 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग है। क्या है, संघ लोक सेवा आयोग हमारा क्या है 315 में, और प्रशासनिक जो है 323 के ए में। तो फर्स्ट का कौन सा हमारा थर्ड, देखिए फर्स्ट का थर्ड दिए, फर्स्ट में दिया और ए पार्ट और बी पार्ट में दिया है। फिर वित्त आयोग का सेकंड किस में दिया, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए 68 देखिए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम प्राधिकारी कौन है, राष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय है या प्रधानमंत्री हैं या सांसद हैं। बताइए कौन है, तो हमारे कौन है, उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, क्या है, उच्चतम न्यायालय है। ठीक, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 124 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। ठीक है, ठीक, चलिए इसकी स्थापना जो 28 जनवरी 1950 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय की हुई थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की सख्त स्वरूप क्या है, संपूर्ण निषेधाधिकार है, पॉकेट निषेधाधिकार है या निलंबनकारी निषेधाधिकार है। तो तीनों है। ठीक है, यह किसके तहत है, आर्टिकल 32 के तहत है, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, चलिए भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। क्या है, खुला एक सागरीय बंदरगाह है, तो कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह को क्या बोलते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह बोलते हैं। यह क्या है, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। और भारत पूर्वी तट का सबसे बड़ा भी है, पूर्वी तट का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। भारत में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, सबसे विस्तृत प्रांगण वाला कौन सा है, तो कोच्चिन है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ है, कोल, कृष्णा नदी, सतलुज, गोदावरी या नर्मदा नदी। बताइए 71 का कोल बांध का प्रयोग जो है सतलज नदी पे हुआ। किस नदी पे हुआ, सतलुज नदी पे हुआ है। ठीक है, कोल डैम प्रोजेक्ट 2000 का है। ये कब का है, 2000 ईस्वी का है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें क्या रहती है,
सरकार आती है। हिमाचल प्रदेश से बिलासपुर मंडी को क्या किया गया था, जोड़ने के लिए इस डैम को बनाया गया था। ठीक है, इससे लाभान्वित कौन होता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। बताइए कौन है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन राज्यों पर स्थित है, कौन है 72 का मिलन स्थल पर। ये हमारा क्या हो गया, मैप हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा कर्नाटक हो गया, यहीं पे हमारी कौन, नीलगिरी पहाड़ी, कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी क्या है, कर्नाटक और कहाँ पे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है नीलगिरी पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर। इसकी क्या है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसको बोलते हैं दोदा बेट्टा बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या है 2637 मीटर। और नल्ला मलाई पहाड़ी है, इसकी अनाईमुदी है, अनाईमुदी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो ऊंचाई जो 2695 है, 2695 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट हमारा 73, निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी यूज की जाती है, तो रेंगुर मिट्टी या इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास सबसे ज़्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात एंड एमएच महाराष्ट्र में। और कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ हमारा है, बताइए कहाँ पे है, महाराष्ट्र में ही है। कहाँ है, महाराष्ट्र या मुंबई में है। ठीक है, नागपुर मुंबई में। ठीक, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिपिंग कहलाती है, फिचिंग कहलाती है, स्कैनिंग कहलाती है या बर्निंग कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है, ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, क्वेश्चन नंबर 75, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, कौन, बताइए कौन पहुंच गया है, तो हमारा पहुंच गया भारत। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत क्या दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, 75 क्वेश्चन मैंने जीएस के करा लिए। अब हमारे 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, संसद के मानसून सत्र 2020 में केंद्र सरकार ने वस्तु के अधिनियम में संशोधन करके निम्न में से किस वस्तु समूह को आवश्यकता वाली वस्तुओं की सूची से हटा दिया। बताइए, अनाज, दलहन एवं तिलहन, प्याज एवं आलू, चीनी एवं गुड़, खाद्य तेल। बताइए क्या हटा दिया, तो चीनी और गुड़ को जो खाद्य से क्या किया, हटा दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, खाद्य से हटा दिया है। ठीक, यह अधिनियम जो आवश्यक वस्तु अधिनियम हमारा कब है, 1955 का है। अधिनियम हमारा कब का है, 1955 का यह क्या है, अधिनियम है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्या कह रहा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, बताइए कहाँ नहीं चलाया गया है। तो गरीब कल्याण रोजगार जो हमारा छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया गया, बाकी यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गरीब कल्याण रोजगार क्या चलाया गया है, अभियान चलाया गया। या कब स्टार्ट किया गया था, 2016 में। कब स्टार्ट किया गया, 2016 में इस अभियान को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान देश के कुल 116 जिलों में चलाया गया। कितने, 116 जिलों में चलाया गया, जिसमें हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान ऐसे देश हमारे क्या हैं, शामिल हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य नहीं है। सन 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उसके घर से अधिकतम 50 मीटर से 70 मीटर 50 मीटर की दूरी तक 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्या उपलब्ध कराना है। ये पार्ट बताइए सही है या गलत है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 50 मीटर की दूरी पे 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को हमें क्या है, जल उपलब्ध कराना 70 लीटर एक दिन में। ठीक, और सन 2017 तक 50% ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन पेयजल के अंतर्गत लाभ, बिल्कुल सही है। सन 2022 तक न्यूनतम 90% ग्रामीण परिवारों को घरेलू कनेक्शन माध्यम से जल पूर्ति, बिल्कुल सही है। सन 2022 तक सभी को स्वच्छ जल, यही हमारा क्या है, गलत है। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ जल के लिए 2024 का लक्ष्य रखा है। क्या रखा है, 2024 तक लक्ष्य रखा है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है 79।
मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं? जॉब कार्ड पाने का अधिकार है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक। 15 दिन के भीतर काम मांगने और काम पाने का अधिकार है, बिल्कुल है, ठीक है। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार, बिल्कुल है। निवास स्थान की 1 किलोमीटर परिधि में ही काम पाने का अधिकार है। यही हमें क्या है, यही हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, यही हमारा गलत है, ठीक। और जो मनरेगा की मजदूरी थी अप्रैल 2020 से जो है क्या कर दी गई, पहले 213 थी, अब बढ़ा करके क्या कर दी गई है, 235 रुपये कर दी गई है, ठीक है। मनरेगा के तहत मजदूरी अप्रैल 2020 से 20 में 213 रुपये से बढ़ा करके क्या करी, 235 रुपये कर दिया गया है। 1 किलोमीटर की परिधि में आपको क्या है, मिलेगा, ठीक है, जॉब, ठीक है, निवास स्थान से। जॉब धारकों में से एक वित्त वर्ष में 100 दिनों का क्या रोजगार की गारंटी है। मनरेगा इसका नाम जो है, मनरेगा नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 में पड़ा, ठीक है, 2009 में इसका नामकरण हो गया, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद में कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? बिजनौर, तो ये जो थारू जो रहती है वो गोरखपुर साइड या तराई वाले क्षेत्र में रहती है, ठीक है। भील यहाँ की जनजाति है नहीं, तो कौन सी, बुक्सा जनजातियाँ, कौन सी रहती है, बुक्सा जनजातियाँ जो है हमारी कहाँ रहती हैं, उत्तर, कहाँ रहती हैं, ये हमारे जो बिजनौर में। और जो है यूपी में अनुसूचित जनजाति SC, यूपी में SC जाति जो होती है उसका परसेंटेज 0.6% 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को के लिए 50% स्थान आरक्षित किए गए हैं? बताइए, 81 का आप लोग बताइए फटाफट। तो हमारे कितने, तो 20 राज्यों में यह व्यवस्था है। यूपी में अभी यह व्यवस्था नहीं है। यह 73वां संविधान संशोधन के साथ 1992 में हमारा पंचायती राज्य को क्या किया गया था, लाया गया था, ठीक है। इसमें 33% आरक्षण का क्या है, प्रावधान है। लेकिन बिहार भारत का प्रथम राज्य जो पंचायती राज्यों में 50% महिलाओं को क्या दिया, आरक्षण दिया, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, बताइए, बुलंदशहर में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में या कहाँ पे, बताइए। तो ये हमारा कहाँ पे है, सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे है, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है कहाँ पे, यह एक कृत्रिम झील है। कैसी है, कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है। 70 वर्ग मीटर तक फैली हुई है। रिहंद नदी पर रिहंद जलाशय और रिहंद बांध भी बनाया गया है वहीं पे जो है, ठीक है। रिहंद बांध या इसी को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। सरकारी धन का जनता को 1 रुपये में से 20% ही मिल पाता है, यह कथन किसका है? बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का? किसका है, राजीव गांधी का है, ठीक है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का क्या हुआ, लागू किया गया, संवैधानिक क्या हुआ, दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। टोंडा किस राज्य की जनजाति है? टोंडा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? 84 बताइए। टोंडा जनजाति जो तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पे। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पे ये भैंस पालती हैं। ये जनजातियाँ क्या हैं, भैंस पालती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छे नस्ल की दूध देने वाली भैंसों को क्या करती हैं, ये पालती हैं, ठीक है। ये लोग स्त्रियों को अपवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं, अपवित्र, इसलिए धार्मिक स्थलों या क्रियाकलापों में उनकी नहीं लेके जाया करते हैं। निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? वाराणसी है, जौनपुर है, इलाहाबाद है या गाजीपुर है? बताइए फटाफट। 85 में कौन सा है? तो हमारा कौन सा है, वाराणसी है। वाराणसी क्या है, इन सभी राज्यों में क्या है, सबसे छोटा है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। यूपी का सबसे बड़ा जिला जो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि, और सबसे छोटा जो कौन सा, हापुड़ है, ठीक। चलिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ST जनजाति की सर्वाधिक सांद्रता किस जिले में है? बताइए, जल्दी बताइए क्वेश्चन। तो सोनभद्र में सबसे, SC जो परसेंटेज कितना है, 0.6% क्या है इनका प्रतिशत है, ठीक है। कितना है SC का 0.6% है, ठीक। चलिए, SC ST मिलाकर के कुल जनसंख्या कितनी है, तो 20.7% है, ठीक है, 20.7% है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट हर्षवर्धन, हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त के समय
कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। तो हरिशेन हमारे क्या थे, हर्षवर्धन के समय क्या थे, दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय क्या थे, यही हमारा सुमेलित नहीं, बाकी सब हमारे क्या हैं, सुमेलित हैं। ठीक, हरिशेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में क्या करते रहते थे। ठीक, किसके, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हरिशेन की पुस्तक का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जो है। ठीक है, अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, हिंदे तोता कहा जाता है, हिंदे तोता कहा जाता है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, बताइए। सहारनपुर, चित्रकूट, वाराणसी या लखनऊ, बताइए जल्दी, कहाँ पे की गई, सुदूर केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है, जल्दी बताइए। तो हमारा डी पार्ट कहाँ पे, लखनऊ में की गई है। कहाँ पे, लखनऊ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, बताइए। 89 का महाजनी प्रथा का सतपथ ब्राह्मण में, इसमें हुआ, सतपथ ब्राह्मण में हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा, किस चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया, किसान चैनल, सॉरी किस चैनल नहीं, किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया, 26 मई 2015 को, 15 अगस्त 2015 को। तो 26 मई 2015 को किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया, अनावरण किया गया या उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसमें किसान से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती इस चैनल पर दी जाएंगी। ठीक, चलिए चलते 24 घंटे प्रसारित हो गया चैनल। ग्रामीण, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है, कॉमन क्रेट, किंग कोबरा, रसेल वाइपर या स्केल्ड वाइपर, बताइए कौन से। तो हमारी क्या है, रसेल वाइपर सबसे क्या है, संकटपन्न क्या प्रजाति है, किंग कोबरा की। ठीक है, भारत में सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन है, 92 क्या करा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से के लिए उत्पादन में जाना जाता है। औरैया किस लिए, शहद के लिए, हींग के लिए, शुद्ध देसी घी या गुड़ के लिए, बताइए। औरैया किसके लिए जाना जाता है, शुद्ध देसी घी के लिए उत्पादन में जाना जाता है औरैया। ठीक है, औरैया जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम में उल्लेख करता है, चावल, गेहूं, जमीन अखरोट, जौ और मक्का। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का, बताइए कौन सा है, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार, गेहूं, बाजरा और मक्का, बताइए कौन सा है। तो हमारा बी पार्ट, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का यहाँ क्या होता है, उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 के अनुसार इसकी आबादी घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितनी है, बताइए। 94 का 829, 330, 760, 650, कौन सा है। तो हमारा ए पार्ट है 829 है। क्या है, 829 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन, भारत के संविधान में जिला शब्द किस अनुच्छेद तथा में संदर्भित है, बताइए। 95 का कौन सा सही है, तो 95 हमारा 233 का है, 233 में न्यायाधीश जिला न्यायाधीश शब्द का क्या है, उल्लेख है। भारत में संपत्ति का अधिकार एक क्या है, या विधिक अधिकार है। क्या है, एक विधिक अधिकार है। 300 आर्टिकल 300 ए में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, मौलिक अधिकार से हटा करके इसे संपत्ति का आधार बनाया गया था। चलिए 97, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब आया था, सीलिंग कानून 97, सीलिंग कानून 1960 में आया था। सीलिंग कानून जमींदारी उन्मूलन के वर्ष के बाद वर्ष 1961 में सीलिंग एक्ट को लागू किया गया। 1960 का यह क्या है, कानून है। 1961 में इस कानून के तहत किसी भी परिवार को 15 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन रखने का अधिकार नहीं है। 15 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, 18 एकड़ तक बढ़ सकता है, यह सीमा 18 एकड़ तक क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको सीलिंग। ठीक है, मतलब 15 एकड़ से अधिक जमीन एक किसान के पास नहीं हो सकती है। ठीक, चलिए
गोकुल ग्राम योजना, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत गुजरात राज्य में 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995-96 में इस योजना को, गोकुल ग्राम योजना, दुग्ध को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP का प्रारंभ कब हुआ बताइए? तो यह हमारा जो 1982 में, कब हुआ? 1982 में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है, क्या है? नदी, क्या है? गंगा नदी सफाई परियोजना है, पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन परियोजना? क्या है? गैस पाइपलाइन परियोजना है। क्या है? गैस पाइपलाइन क्या है? परियोजना। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट बनाएंगे तो मैं इसे पर डे चलाऊंगा। अगर आप लोग, आज रविवार था, इस सीरीज को मैं चलाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर सीरीज बंद कर दी जाएगी। शनिवार और रविवार को सिर्फ ये सीरीज आएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।